जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर। दोस्तों, आज की तारीख है 20 मई और आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है ये पॉलिटिका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम एम लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द कंपनी रूल। हमने कल की क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कुछ पोर्शन समझ लिया था और कल की क्लास को हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल तक छोड़ दिया था। अब हम आज अपनी क्लास को कंपनी रूल से स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी रूल का जो टाइम पीरियड है वो 1773 टू 1858 तक जाता है। 1858 के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1947 तक कंटिन्यू होता है। कंपनी रूल में सबसे पहला एक्ट जो आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मतलब 1773 में सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया, इसीलिए सिंपली इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इस एक्ट को पहला कदम बोला जाता है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। और ये पहली बार है जिसमें कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कंपनी की हुआ करती थी उसे रिकग्नाइज किया गया। मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहली बार इस एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू रिकग्नाइज किया गया। और ये एक्ट फाउंडेशन रखती है, नींव रखती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होने वाली थी, अभी तक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अलग अलग काम कर रही थी। बंगाल की अलग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे। मद्रास की अलग एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नर ऑफ मद्रास। बॉम्बे की अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे खुद से चला रहे होते हैं। चलिए आइए फीचर्स जान लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। तो जितने भी अलग अलग 3 प्रोविंसेस थे उनके अलग अलग गवर्नर्स थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया गया कि पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया। पहला स्टेप है पावर को सेंट्रलाइजेशन की तरफ खींचने का। तो इसमें सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उन दोनों को इनके सबऑर्डिनेट, इनके अधीन कर दिया गया। भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग हुए थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, उनके कामकाज को देखने के लिए उनके साथ 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जिसे कि हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में ही पहली बार कैलकाटा में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट बना पहली बार भारत में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक पोस्ट का गठन किया गया, एक पोस्ट बनाई गई जिसमें कि बोर्ड के, कंपनी के कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील करेगी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर कुछ भी जानना होगा, पूछना होगा इन द मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर, तो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कांटेक्ट करेगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें उनका जवाब देगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पूछा होगा उसके आंसर्स देगी। और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे या उनमें काम करने वाले ऑफिसर्स थे, उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया कि वो लोकल नेटिव से किसी भी तरह का प्रेजेंट या ब्राइब नहीं लेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बस यही कुछ फीचर्स थी। अब अगला एक्ट जो कंपनी रूल के अंडर आता है वो आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो सबसे पहले 1773 में पास हुआ था, उस एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, उसके फॉल्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 में लाया गया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का गठन होने के बाद ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कामकाज में, कंपनी के फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाज करने लगी थी। इसीलिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया और इस एक्ट में सबसे पहला काम ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे और उसकी काउंसिल थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बिल्कुल अलग कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफिशियल वर्क करने के थ्रू अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उनके ऊपर लागू नहीं होता है।
दूसरा पॉइंट ये होता है कि जितने भी मैटर्स थे रेवेन्यू से रिलेटेड, उससे कलेक्शन से रिलेटेड, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से अलग कर दिया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। इसका मतलब कि जितने भी इनहैबिटेंट्स थे, कैलकाटा में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर ला दिया गया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये ऐड कर दिया गया कि जो हिंदू थे उन्हें हिंदू लॉ के साथ ट्रायल किया जाए, उनका हिंदू लॉ के साथ ट्रायल किया जाए, और जितने भी मुस्लिम्स हुआ करते थे उन्हें मोहम्मदन लॉ के थ्रू ट्रायल किया जाए। मतलब देखा जाए तो ब्रिटिश यहाँ पे कम्युनलिज्म का नींव रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिवाइड वाली पॉलिसी का रूल नींव रखा जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम को आपस में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी अपील्स हुआ करते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स की, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल लिया करेगी रादर देन सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक पॉइंट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का था। और एम्पावर्ड कर दिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल को। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उन्हें ये पावर दी गई कि वो जितने भी रेगुलेशंस होंगे उन्हें फ्रेम करेगी, जो कि प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के रिलेटेड होंगे, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल से रिलेटेड होंगे। तो दिस वाज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो कि जितनी भी छोटी मोटी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो उन कमियों को ठीक करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब अगला एक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए है क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पिट्स थे, उन्हीं के नाम के साथ इनका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि ये कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी की हुआ करती थी उन्हें डिवाइड कर दिया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जो कि ब्रिटेन में बैठकर भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उससे रिलेटेड सारी देख रेख करेगी, सुपरवाइज करेगी, कंट्रोल करेगी। इनका बस यही एक फंक्शन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, मतलब एक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी बना दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वॉज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी से पहले तक में ब्रिटिश पोजीशन उसे नहीं कहा जा रहा था, लेकिन इस एक्ट में जो भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, हमारी नहीं थी, वो तो ब्रिटिश की थी, आई और चली भी गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने भारत में जितनी भी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रखा था, अपने अंडर में कर रखा था, उसे पहली बार इसी एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन भारत में अपना शासन जमाने का कोशिश कर रही हैं। नाउ अगला एक्ट देख लेते हैं, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले उन्होंने दो शर्त रखा। पहला शर्त उनका ये था कि उन्हें ये पावर दी जाए कि टू ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजन स्पेशल केसेस। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को ओवरराइड कर सके, ये अपना खुद का डिसीजन दे सके, स्पेशल केसेस में ये पावर उन्हें दी जाए। और दूसरा, उन्होंने ये डिमांड रखा कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो इन दोनों डिमांड को मानते हुए ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया 1786 में, जिसे एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं, और इन दोनों प्रोविजंस को मान लिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का सबसे सिंपल मतलब ये होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप 20 सालों के लिए जाकर भारत में ट्रेड कीजिए। चार्टर एक्ट टोटल 4 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793 में आता है, फिर 1813 में आता है, फिर 1833 में आता है, फिर 1853 में आता है। टोटल 4 बार चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है और हर बार 20-20 साल की राइट दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो भारत के साथ ट्रेड कर सकें। तो हमारे आज की क्लास में हम एक्ट ऑफ 1786 तक ही रखते हैं। अपने आगे आने वाली क्लास में चार्टर एक्ट को कम्प्लीटली एक अलग ही लेक्चर में समझेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ चार्टर एक्ट कवर करूँगा मैं, और ये चारों का चारों चार्टर एक्ट उसमें अच्छे से कवर होगा। आज की क्लास में हमने द कंपनी रूल का जो पहला पोर्शन था, फर्स्ट हाफ पोर्शन था, वो हम उन्होंने कवर कर लिया। अपने आगे आने वाली क्लास में हम चार्टर एक्ट को कवर कर लेंगे, और इसे कवर करते के साथ ही हमारा कंपनी रूल का जो सब हेडिंग है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम
क्राउन रूल में आएंगे, जो 1858 टू 1947 कंटिन्यू हुआ, और 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद हमारी इंडियन खुद की गवर्नमेंट हमारे देश को चला रही है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपकी तरफ से दोस्तों कोई सुझाव हो वीडियो को लेकर तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।